अब तक आपने पढ़ा, क्यों मैं कोई तुम्हारे इस महल की चौकीदार हूँ जो मुझे उस लड़की के बारे में पता होगा? नहीं पता है मुझे, जाओ तुम यहाँ से, कहकर कृति ने उस बॉडीगार्ड के मुंह पर ही दरवाजा पटक दिया। जिसे देख वो बॉडीगार्ड वहां से चला गया। कृति दरवाजा बंद करके पलटी ही थी तो देखा वो लड़की अब भी काफी डरी हुई थी। अब आगे कृति उसके पास आई और बोली, तुम डरो नहीं, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि जिसका ये पैलेस है उसका सिक्का पूरे मुंबई में चलता है। कृति के चेहरे के भाव अब भी सपाट थे। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न तो खुशी का, न दुख का और न ही प्यार का। कृति के बोलते ही उस लड़की ने अपना चेहरा उठाकर कृति की ओर देखा, जैसे अभी कृति की बातें उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी। कृति ने उसे देखा तो मुस्कुराते हुए बोली, वो छोड़ो, मुझे बताओ कि तुम कौन हो और तुम्हारी ये हालत किसने की, और वो लोग कौन हैं जो तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आए थे? कृति के सवाल सुन उस लड़की को फिर से अपने माँ बाबा खून से लथपथ दिखने लगे कि किस तरह से उस विक्रम ने उसके माँ बाबा को मार डाला था। ये याद आते ही वो लड़की जोर जोर से रोने लगी। कृति ने देखा तो आकर उसे अपने गले से लगा लिया और शांत करने लगी। हे तुम प्लीज शांत हो जाओ और मुझे बताओ कि तुम कौन हो और रो क्यों रही हो? कृति के पूछने पर वो लड़की रोते हुए बोली, मार दिया उसने, हमारे माँ बाबा की हत्या कर दी उसने। अब इस वक्त उस लड़की के चेहरे पर आक्रोश के भाव साफ दिख रहे थे, लेकिन साथ ही उसके चेहरे पर अपने माँ बाबा की मृत्यु का दुख भी था। किसने तुम्हारे माँ बाबा को मार दिया? कृति ने पूछा। विक्रम मित्तल, उस लड़की ने कहा तो कृति सोच में पड़ गई। उसके मुंह से सहसा ही निकला, विक्रम मित्तल। कृति सोच ही रही थी कि तभी, हमारा नाम रश्मि है, हम एक शिव मंदिर के पुजारी महेश ओझा की पुत्री हैं। हमारे माँ बाबा बरसों से शिव मंदिर की सेवा करते आ रहे थे और उनसे भी पहले हमारे दादा और दादी करते थे, लेकिन उनके जाने के बाद हमारे माँ बाबा ही शिव मंदिर की सेवा आराधना करने लगे और उनके बाद हम भी अपने माँ बाबा के साथ ही शिव मंदिर में सेवा करके अपने आराध्य शिव की आराधना करते हैं। लेकिन फिर कुछ एक महीने पहले हमारी भेंट मंदिर के ही छोटे से बाजार में विक्रम मित्तल और उसके दोस्तों से हो गई। विक्रम मित्तल बहुत ही नीच किस्म का व्यक्ति था और उसके दोस्त बिल्कुल उसी के समान। वो सब भरे बाजार में एक लड़की को परेशान कर रहे थे और हमसे ये देखा नहीं गया, इसलिए हम गए उस लड़की की सहायता करने और उन्हें सबक सिखाने। हमने जाकर उन लड़कों से उस लड़की को अलग किया और एक लड़के के गाल पर जोर का तमाचा खींच के लगा दिया, जिसे देख और सुन सभी शांत हो गए। ये क्या बेहूदगी है? आप सब कैसे इस प्रकार किसी लड़की को परेशान कर सकते हैं? आपको शर्म नहीं आई एक अकेली लड़की को इस तरह परेशान करते हुए? क्या यही संस्कार है आपके कि आप सब इस तरह एक अकेली लड़की को परेशान कर रहे हैं? और फिर विक्रम की तरफ मुड़कर, आप कैसे दोस्त हैं? आपके दोस्त एक लड़की के साथ गलत कर रहे हैं और आप यहाँ ऐसे खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। आपके मन ने आपको धिक्कारा नहीं कि आप सशक्त होकर भी शांत खड़े हैं और इस दृश्य को देखकर प्रसन्न हो रहे हैं, या फिर आप स्वयं भी इनके सबके साथ इस घृणित कृत्य में शामिल हैं? रश्मि ने कहा तो विक्रम, जो अभी तक रश्मि की खूबसूरती में डूबा हुआ था, एकाएक चौंका और बोला, नहीं, एक्चुअली मैं खुद रोकने वाला था इन्हें, लेकिन तब तक मैं आप आ गई और इन्हें इनकी सही जगह भी दिखा दी। वैसे बिल्कुल ठीक किया आपने इसे थप्पड़ मार के, लेकिन सिर्फ एक थप्पड़ में क्या होगा, इसे ना 2-3 थप्पड़ लगाना चाहिए था, मार मार कर अधमरा कर देना चाहिए था। इतना कहकर विक्रम अपने उस दोस्त को पीटने लगा। फिर मुस्कुराते हुए रश्मि के सामने आया और कहा, वैसे मैं विक्रम मित्तल कारपोरेशन कंपनी के एमडी मिस्टर गजराज मित्तल का बेटा, और आप? कहकर विक्रम ने रश्मि के सामने हाथ बढ़ाया, मगर रश्मि ने कुछ नहीं कहा और वो मुड़कर जाने लगी। तो विक्रम ने अपने जिस दोस्त को मारा था वो गुस्से से बोला, साले तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, वो भी केवल उस 2 कौड़ी के पुजारी की बेटी को इम्प्रेस करने के लिए? वैसे तू भी तो। विक्रम का दोस्त बोल ही रहा था कि तभी विक्रम ने उसका मुंह बंद करते हुए धीरे से कहा, धीमे बोल वरना वो सुन लेगी। रश्मि के जाने के बाद विक्रम ने अपने दोस्त से पूछा कि तू इस लड़की को जानता है? वैसे ये है कौन? मगर जो भी है तो बहुत खूबसूरत। इतना कहकर विक्रम मुस्कुरा दिया। रश्मि नाम है इसका, इसी शिव मंदिर के पुजारी की बेटी है। प्रतिदिन शाम के वक्त यहाँ आती है और शिव मंदिर की सेवा आराधना करती है। उसके दोस्त ने बताया तो विक्रम ये सुनकर मुस्कुरा उठा। उसके बाद हर रोज विक्रम मंदिर जाने लगा। वो रश्मि से बात करने की कोशिश करता, मगर रश्मि उसे कोई भाव नहीं देती।
एक बार रश्मि मंदिर से अपने घर की ओर जा रही थी, जहां विक्रम और उसके कुछ दोस्त आपस में बात कर रहे थे, जिसे रश्मि ने सुन लिया। यार विक्रम, तू एक बात बता, आखिर उस लड़की के लिए तू हर रोज मंदिर क्यों जाता है? तेरा कहीं उस लड़की पर दिल विल तो नहीं आ गया? कहीं प्यार तो नहीं कर बैठा तू? उस लड़के ने अपनी एक आंख दबाते हुए पूछा। प्यार कहकर विक्रम हंसने लगा, फिर बोला, मुझे प्यार व्यार उससे हो ही नहीं सकता। बस एक बार रश्मि मेरे प्यार के जाल में फंस जाए तो फिर मैं उसके साथ। इतना कहकर विक्रम मुस्कुराने लगा। विक्रम को मुस्कुराता देख उसके दोस्त भी उसे गंदे गंदे इशारे देने लगे, जिसे देख विक्रम मुस्कुराते हुए अपने सिर पर पीछे बाल में हाथ फेरने लगा। लेकिन उन सबको नहीं पता था, रश्मि उनसे कुछ ही दूरी पर खड़ी थी और उन सब की पूरी बात सुन चुकी थी। रश्मि को ये सब सुनकर बहुत खराब लगा। उस रात वो घर जाकर बहुत रोई, क्योंकि कहीं ना कहीं विक्रम के लिए उसके मन में कुछ फीलिंग्स आने लगी थी। उसे लगने लगा था कि विक्रम बुरा लड़का नहीं है, हाँ बस उसकी संगत बुरी है। लेकिन संगत बदली भी तो जा सकती है। लेकिन उसे कहाँ पता था कि असली नीच इंसान तो खुद विक्रम है, जिस कारण वो उस रात खूब रोई। अब उसे अपने आप पर गुस्सा आने लगा, मगर अच्छा ही था कि रश्मि ने कभी उसको कोई भाव नहीं दिया था। फिर अगले दिन रश्मि मंदिर में थी और बच्चों को प्रसाद दे रही थी कि तभी प्रसाद एक आवाज ने रश्मि का ध्यान खींचा। रश्मि ने उस तरफ देखा तो एक 26-27 साल का लड़का खड़ा था, जो मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथ रश्मि के सामने फैलाए हुए उसे ही देख रहा था। रश्मि ने उसे देखा तो उसकी आंखें गुस्से से भर उठी। रश्मि ने उसके हाथ में प्रसाद रखा और मुड़कर वहां से जाने लगी। पहला भाग। और फिर आगे जो कुछ भी हुआ रश्मि कृति को सब बताती चली गई। और फिर इस तरह भागते हुए हम यहाँ आ पहुंचे, रश्मि ने कहा और फिर चुप हो गई। कृति उसकी बात पर अभी भी सोच रही थी। उसे विक्रम मित्तल पर बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन फिर तभी उसने रश्मि से पूछा, लेकिन तुम इस पैलेस के अंदर आई कैसे? किसी ने तुम्हें रोका नहीं? क्योंकि जहां तक मुझे पता है यहाँ किसी भी बाहरी का आना लगभग इम्पॉसिबल है। वो हम पीछे के रास्ते से आए। जब हमने उन लोगों को यहाँ आते देखा तो हम इस पैलेस के पीछे वाले रास्ते पर चले गए और उससे सटकर खड़े हो गए। लेकिन वो छोटा सा गेट खुला हुआ था और हमारे उस गेट से सटने की वजह से वो गेट हल्का सा खुल गया और फिर हम यहाँ आ गए। रश्मि ने जब बताया तो कृति की आंखें चमक उठी। उसके चेहरे को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो इस वक्त क्या सोच रही है। अच्छा, अब हमें चलना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए, कहकर रश्मि जाने लगी तो कृति ने आगे आकर उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। कृति ने पूछा, क्या तुम जानती हो वो चोर दरवाजा कहाँ है? चोर दरवाजा? रश्मि हैरत से कृति की तरफ देखने लगी। हाँ वही जिससे तुम आई हो, कृति बोली। हाँ तो वो यही पीछे की तरफ है। मैं चलती हूँ, मुझे माँ बाबा को अंतिम विदाई भी देनी है। कहती हुई रश्मि की आंखें फिर से नम हो गई। क्या तुम मुझे यहाँ से दिखा सकती है? कृति ने फिर पूछा तो रश्मि ने हाँ में सिर हिलाया और दरवाजे से झांकती हुई बाहर आई। उसके पीछे कृति भी बाहर आई तो रश्मि ने बताया कि वो जो दरवाजा है वो एक स्टोर रूम है और उसी स्टोर रूम में वो चोर दरवाजा है। रश्मि ने बताया ही था कि कृति के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो रश्मि को लेकर वापस कमरे के अंदर आ गई तो रश्मि ने कहा, आप हमें यहाँ वापस क्यों ले आई? हमें अपने घर जाना है। हमें अपने माँ बाबा की अंतिम विदाई करनी है। कृपया हमें जाने दीजिए। लेकिन कृति ने कोई जवाब नहीं दिया। आखिर चल क्या रहा था उसके दिमाग में, ये सिर्फ वही जानती थी। जारी है। लेखिका प्रियंका गुप्ता। अगर आपको मेरी लिखी कहानी पसंद आ रही है और मेरी कहानी को आगे पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, आज ही और अभी सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।